अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो आपसे एक दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल फ्री है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं 90 साल का एक बूढ़ा हूँ। पता नहीं जिंदगी के और कितने दिन रह गए हैं। आज मेरा सबसे बड़ा सरमाया मेरी बीती हुई यादें हैं। अक्सर गुजरे हुए दिनों की याद आ जाती है और इन यादों की पगडंडियों पर मैं भागता चला जाता हूँ। चंद दिनों से सैयद साहब की याद आ रही है। अजीब शख्स थे वो भी, कितने अच्छे, कितने शरीफ, मगर किस कदर पुरस्कार। उन दिनों मेरी उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-23 साल रही होगी। अब्बा जी का तबादला कराची से लाहौर हो गया तो उनके साथ हम सबको लाहौर आना पड़ा। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि उनके एक अजीज लाहौर के मज़ाफात में रहते हैं। अब्बा जी उनसे मिलकर आए तो बहुत ही खुश थे। गांव देहात का माहौल है मगर है बड़ी अच्छी और पुरफिजा जगह। अगरचे उन दिनों लाहौर आज के लाहौर की तरह इतना जदीद और मॉडर्न नहीं था। छोटा सा शहर था मगर अब्बा जी को उस वक्त के साफ सुथरे लाहौर के मुकाबले में सैयद साहब का गांव बहुत अच्छा लगा था। उनकी तारीफ और तौसीफ सुनकर हम लोगों को इश्तियाक बढ़ा और हम लोगों ने भी ताया जी के पास जाने की जिद शुरू कर दी। अरे भाई, मैंने इसीलिए तो अपने भाई और उनके इलाके की तारीफ नहीं की थी कि तुम लोग मेरे गले पड़ जाओ। गले तो पड़ेंगे ही, आपने तारीफ ही इतनी कर दी है। अम्मी बोली, आप सैर करा कर लाओ वहाँ की। फिर जरा संजीदा लहजे में बोली, शहर के रहने वाले बच्चे गांव देहात के कुदरती हुस्न का सुनकर मचल जाते हैं, ये तो एक फितरी अमल है। अब्बा जी मुस्कुराए, तुम बच्चों के कांधों पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरा दिल भी सैर सपाटे को चाह रहा है? कह दीजिए ना अम्मी। और फिर हम सब बहन भाई भी हंस पड़े। अम्मी ने खुद इकरार तो नहीं किया मगर अब्बा जी रजामंद हो गए और अगले हफ्ते हम लोग सैयद साहब के गांव उनके घर पहुंच गए। वाकई बड़ी अच्छी जगह थी। कच्ची सड़कें, कच्चे मकानात, खुले मैदान, खेत खलियान, छोटे बड़े दरख्तों के झुंड। खुले मैदानों में चरवाहे अपने मवेशियों को चराते हुए बड़े ही भले लग रहे थे। और सबसे बढ़कर सैयद अफजल बख्श शाह जी, ऐसा प्यारा शख्स तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। नरम लहजे में मीठी बातें करने वाला, छोटे बड़े सबके साथ मुस्कुराकर पेश आने वाला। सैयद साहब अब्बा जी के जाने कैसे भाई थे। वहां उनकी खासी जमीनें थी, मवेशी थे, अनाज, दूध, दही सब घर का था। उनका सारा काम उनके कारिंदे ही करते थे और खुद दुआ तावीज का काम करते थे। यूं समझिए कि अपने इलाके के पीर साहब थे, मगर कुछ अजीब तरह के पीर थे। ना ही उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, ना ही सर पर इमामा, ना जुब्बा, ना हाथ में मोटे मनकों की तस्बीह। बिल्कुल आम आदमियों जैसे लगते थे। मलमल का कुर्ता और लट्ठे की धोती आमतौर पर पहना करते थे। इलाके के लोग उनके बड़े गर्विदा थे। दुख, बीमारियों और दीगर मुश्किल मामलात में उनके पास आते थे। आमतौर पर वो अपने पास आने वालों को अपना इलाज खुद करने को कहते। कोई कुरानी सूरत या आयत बताकर उसके विर्द का तरीका बताते और नमाज की पाबंदी की ताकीद फरमाते, जबकि बहुतों को अपने हाथ का लिखा हुआ तावीज भी देते थे। सैयद साहब के पास रहने की एक खास वजह भी थी जो मैंने किसी को नहीं बताई थी। सैयद साहब के कुछ पुरस्कार बातों को मुझे अंदाजा हुआ था। सैयद साहब के घर के बाहर जरा फासले पर एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त था। वो अपने तन्हाई के औकात में अक्सर उस दरख्त के नीचे बैठते थे। पहले मेरा ख्याल था कि वो वहां कोई अमल करने जाते हैं, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो नीम के नीचे एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने एक छोटी सी मेज है और मेज पर कुछ चीजें रखी हुई हैं जिन्हें सैयद साहब मजे ले लेकर खा रहे हैं। चूंकि मैं वहां से खासे फासले पर था, इसीलिए अच्छी तरह से न देख सका कि वो क्या खा रहे हैं। जरा देर बाद वो वहां से उठकर वापस आने लगे तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उनके उठते ही कुर्सी, मेज का नामो निशान भी ना रहा। मैं सैयद साहब से चूंकि बहुत ज्यादा मुतासर हो गया था, इसीलिए तकरीबन उनके साथ ही लगा रहता था। एक दिन मैंने देखा कि वो बैठे तावीज लिख रहे हैं।
میں نے ان سے کہا، تایا جی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں کر سکتے، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ میں جو تعویذ لکھ کر دوں تم اس کی 10-20 نقلیں کر دو۔ ان دنوں ڈپلیکیٹنگ مشین تو نہیں تھی، ہاتھ سے نقلیں تیار کرنی پڑتی تھی۔ سید صاحب مختلف انواع کے تعویذوں کی کاپیاں تیار رکھتے تھے جو ضرورت مندوں کو دی جاتی تھی۔ میری تحریر بہت اچھی تھی، یہ دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ وہ اکثر مجھے مختلف قسم کے تعویذ دے کر کہتے، ایک ایک کی 20-20 کاپیاں کر دو۔ میں بڑے ہی جوش و خروش سے یہ کام کرتا تھا۔ ایک دن میں اکیلے کمرے میں یہ کام کر رہا تھا کہ سید صاحب نے ایک پلیٹ میرے سامنے رکھ کر کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ وہ رکے نہیں اور فوراً چلے گئے۔ رکابی میں کئی قسم کی مٹھائیاں تھیں، میں نے انہیں کھایا تو حیران رہ گیا۔ ایسی مٹھائیاں تو میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی، ان کے دیہات میں کیسے آ گئیں؟ پھر خیال آیا شاید کسی عقیدت مند نے لا کر دی ہوں۔ اس طرح انہوں نے ایک دن مختلف قسم کے پھل لا کر دیے، وہ بھی بہت عمدہ تھے، مگر میں ان کے بارے میں سوچنے لگا، ان کا تو ابھی موسم ہی نہیں ہے، یہ سید صاحب کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ایک دن کی بات ہے کہ سید صاحب اپنے کمرے میں بیٹھ کر کچھ کام کر رہے تھے۔ ان کا کمرہ سب سے الگ تھلگ تھا اور وہاں گھر کا ہر فرد بغیر اجازت کے آ جا نہیں سکتا تھا۔ البتہ ان کے کچھ اس قدر قریب ہو گیا تھا میں کہ اکثر ان کے بغیر بلائے بھی ان کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ میں کسی کام سے ان کے پاس ان کے کمرے میں داخل ہونے والا ہی تھا کہ میری نگاہوں نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ ان کے پاس کسی نے ایک برتن رکھا جس میں کچھ کھانے کے لیے موجود تھا، مگر میری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ برتن یہاں لایا کون؟ کسی نے جھک کر ان کے سامنے رکھا۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ ان کی آواز سنائی دی، اچھا اب تم جا کر آرام کرو۔ پھر سید صاحب کھانے کی طرف رجوع ہو گئے۔ ذرا وقفے کے بعد میں اچانک ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکے، مسکرائے اور پھر بولے، آؤ آؤ نظام الدین، میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ۔ بس اب میں کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بیٹھ گیا۔ وہاں پر مزے کے مرغے مسلم رکھے ہوئے تھے جو بڑے ہی لذیذ تھے۔ ہم دونوں نے خوب اچھے سے کھایا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولے، اب تم وہ سوال کر دو جو اب تک نہیں کیا۔ میں گھبرا گیا۔ سوال؟ کیسا سوال؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، ارے بھائی یہی سوال کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کس نے لا کر دیا ہے؟ میں نے جواب میں کچھ کہا نہیں، بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس پر وہ خود بولے، نظام الدین بیٹے، میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو میرے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتا ہے۔ آج میں نے اس سے ان کھانوں کے بارے میں کہا، تمہارے آنے کے ذرا پہلے وہی یہاں پر یہ کھانے رکھ کر گیا تھا، مگر رکھنے والے کو تم دیکھ نہیں سکے۔ آخر وہ کیسا غلام ہے جو نظر نہیں آتا؟ میں نے ان سے سوال کر لیا۔ اب انہوں نے کہا لگایا، تم بھی چھپے رستم ہو، میری ٹو میں لگے رہتے ہو کیا؟ ارے بھائی وہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے جو نظر آ جائے۔ اچھا پھر کون ہے؟ جن، یعنی الادین کا جن؟ وہ اور زور سے ہنسے۔ الادین کے طلسمی چراغ کا جن نہیں، سچ مچ کا جن۔ میں اس جن کو قید کر کے اس نیم کے پیڑ پر اس کو رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، وہ تمہاری طرح بدھو بھی نہیں ہے، بھاگے گا تو اس کی سزا اور سخت کر دی جائے گی۔ میرا ہر حکم بجلانا اس کا اولین فرض ہے۔ کیا جنوں کے بھی ہم انسانوں کی طرح کے نام ہوتے ہیں؟ وہ پھر ہنسے۔ صاف صاف کیوں نہیں پوچھتے کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ بتانا چاہیں تو بتا دیجئے۔ اس کا نام جناشی ہے۔ جناشی؟ یہ کیسا نام ہوا؟ اس کا پورا نام جناشی شعلہ ہے، مگر جناشی کے نام سے ہی میں اسے پکارتا ہوں۔ شعلہ اس کا قبیلہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد میرے بہت سے سوالوں کے جوابات مل گئے جو میں نے سوچے تھے، مگر ان سے پوچھا نہیں تھا۔ ان دنوں عجیب خیالات دل میں آنے لگے، ان پر عمل کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ تایا جی کی باتیں سن کر میرا دل چاہنے لگا، کاش میں بھی کسی جن کو اپنے تابع بنا سکوں اور اس سے اپنی ساری خواہشات پوری کرا سکوں، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک دن میں بڑی خاموشی سے نیم کے پیڑ کے نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد خود کلامی کے انداز میں بولا، کسی کو قید کر کے رکھنا کتنی بری بات ہے۔ پھر ذرا دیر کے بعد کہا، بیچارے کا دل اپنی آزادی کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا۔ ذرا دیر بعد اوپر منہ کر کے ایک دم بول پڑا، جناشی مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں پہلی فرصت میں ہی آزاد کر دیتا۔ اوپر سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔
मैं सोचने लगा कि इस जिन को मक्खन लगाने के लिए और क्या कहूँ। मेरी हैरान निगाहों ने देखा एक कुर्सी और एक मेज जाने कहाँ से आकर सामने आ गए और जैसे मुझे बैठने की दावत देने लगे। मैंने फौरी तौर पर यही सोचा, जिनाशी ही ने ये काम किया होगा। मैंने बैठने के बाद बुलंद आवाज से शुक्रिया कहा। अगले ही लम्हे मेज पर लस्सी का एक भरा हुआ ग्लास रखा था। लस्सी इंतहाई उम्दा थी। चलो मेरी चापलूसी कुछ काम तो आई, जिनने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मैंने लस्सी का घूंट लेते हुए कहा, दोस्त, मैं खुद तो तुम्हारे लिए कुछ करने के काबिल नहीं, मगर मेरा वादा है कि मैं सैयद साहब को राजी करने की जरूर कोशिश करूंगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। किसी न किसी दिन शायद उनका दिल पसीज जाए और वो गुलामी की जंजीर तुम्हारे पैरों से खोल ही दें। अभी मेरी बात खत्म हुई थी कि हैरत अंगेज तौर पर मेज पर बेले के ताज़ा फूल और गजरा रखा नजर आया। गोया मैंने दिल ही दिल में कहा, जिन ने मेरी बातों का शुक्रिया अदा करने के तौर पर यही फूल भेजे होंगे। लस्सी पीकर मैं उठ गया और उठते वक्त फूलों का तोहफा उठा लिया। जरा दूर जाकर पलटकर देखा तो नीम के नीचे न कुर्सी थी और न मेज, और न ही वो लस्सी का ग्लास। मैं बहुत खुशी खुशी वापस जा रहा था कि मैंने जिन से राहो रस्म बढ़ा ली है और अपनी ही मौज में मगन जा रहा था कि सम्मो एकदम टकराई। ए शहरी बाबू, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? मैंने जवाब देने से पहले बेले के फूलों का गजरा उसके हाथ में डाल दिया। अरे अरे, ये तो बेले के फूल हैं, ये इस मौसम में तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? जवाब फिर कभी दूंगा, ये कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया। सम्मो इस बस्ती की रहने वाली थी। उसका बाप सैयद साहब के खेतों में काम करता था। सम्मो की उम्र बमुश्किल 18-19 साल की होगी। सांवली सलोनी सी रंगत, नटखट सी लड़की। पहले पहल मुझसे शर्माती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल गई और यूं कहना चाहिए कि हम में दोस्ती हो गई। एक दिन उससे मुलाकात हुई तो पट से बोली, शहरी बाबू, अब तो बता दीजिए, इस मौसम में तुम्हें वो बेले के फूल कहाँ से मिल गए? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहता हुआ मैं उसे नीम के पेड़ के नीचे ले गया। बोली, इमली खाएगी या कैरी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। इससे आगे वो कुछ और न कह सकी, क्योंकि ऊपर से इमलियां और कैरियां एक साथ गिरी। उसने लपक कर उठा ली, फिर उन्हें खाते हुए उनका मजा लेते हुए बोली, वाह, सैयदजादे हो ना, इसीलिए सैयद साहब की तरह। वो इस वक्त मुझे ऐसी मीठी निगाहों से देख रही थी कि कुछ न पूछिए। देख, मैंने उसे तंबीह करते हुए कहा, इस बात का किसी से भी तस्करा मत करना। और उसने वाकई किसी से भी इस बात का तस्करा नहीं किया। अलबत्ता वो मेरे और करीब हो गई। मौका मिलते ही मुझे किसी न किसी बहाने नीम के पेड़ तले बुला लेती। शहरी बाबू, बहुत दिल चाह रहा है। एकदम उसके सामने मिठाइयों से भरी एक रकाबी आ जाती और वो, अरे, तुमको ये कैसे मालूम हो गया कि मैं मिठाई की बात कहने वाली हूँ? इस तरह कभी वो भुने हुए मुर्ग की फरमाइश करती, कभी फलों की, कभी खुश्क मेवों की, और कभी किसी और चीज की। एक दिन मैंने उसे देखा कि वो मुझे देखकर मुंह मोड़कर जाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, आज कुछ खाने पीने को जी नहीं चाह रहा? नीम तले नहीं चलेगी? नहीं, उसने मुंह फुलाकर कहा। क्यों? तुम बड़े खराब हो शहरी बाबू, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। क्या मतलब? मैंने हैरानगी से कहा। मतलब ये कि जब मैं मजे मजे की चीजें खा रही होती हूँ तो तुम मेरे जिस्म को इधर उधर से छूते क्यों हो? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की हूँ जो तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुमसे हमेशा अपना फासला बरकरार रखा है। मैं एक सैयदजादा हूँ। झूठा इल्जाम लगाकर तुम मेरी तौहीन कर रही हो। इसके बाद हमारी जो दोस्ती थी वो खत्म हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। कई दिनों के बाद एक दिन उससे मुलाकात हुई तो वो मेरे सामने आकर सीना तान कर बोली, शहरी बाबू, सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे भाई, मैं शहरी बाबू हूँ, सैयद साहब का भतीजा। नहीं, तुम कोई जिन भूत हो। इस सोच की वजह वो जरा देर खामोश रहकर मुझे घूरती रही, फिर बोली, तुमसे लड़ झगड़ कर मुझे अफसोस हुआ तो एक दिन मैं खुद ही नीम के पेड़ तले चली गई और अपने आप से बोली, किसी के घर शादी ब्याह भी नहीं हो रही कि नान कोरमा ही खाने को मिल जाए। बस मेरा ये कहना था कि मेरे सामने एक रकाबी में नान और कोरमा मौजूद था। मैंने ये सोचे बगैर कि ये कौन लाया, कब और कैसे लाया, उस पर टूट पड़ी। खाते खाते एकदम मुझे ऐसे लगा जैसे मैं नीम के पेड़ के नीचे नहीं बल्कि उसकी शाखों के दरमियान में मौजूद हूँ। अब जो मैंने सूरत हाल पर गौर किया तो मुझे लगा मैं किसी चीज पर बैठी हूँ, मगर वो कुर्सी नहीं थी। अरे, ये तो मुझे किसी ने अपनी गोद में बिठा रखा है।
मैंने दिल ही दिल में कहा, मगर वो कौन है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। 2 बाहों ने मुझे गोया अपने हिसार में ले रखा था। डरते डरते मैंने कहा, तो तुम कौन हो और मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बिठा रखा है। मगर मुझे कुछ जवाब देने के बजाय उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। अब मैंने उसकी गिरफ्त में कसमसाते हुए तेज लहजे में कहा, तो तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। इसके साथ ही मुझे उसकी एक झलक नजर आई और मैं नीम के नीचे मौजूद थी। जानते हो वो कौन था? कौन था? वो तुम थे। मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। मैंने सम्मो को तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता नीम के नीचे जाकर कहा, दोस्त, तुमने मेरी मट्टी पलीत कर दी। सम्मो के साथ तुमने क्या हरकत की और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये हरकत करने वाला निजामुद्दीन है। जरा देर बाद ऊपर से एक कागज का टुकड़ा नीचे आया और उस पर लिखा था, मुझे अफसोस है दोस्त, मगर क्या करूं, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस रोज अकेली थी, तुम उसके साथ नहीं थे। मेरा दिल मचल गया और मुझसे वो गलती हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपने बारे में उसे कुछ बता नहीं सकता था, इसीलिए तुम्हारे रूप में एक झलक दिखा दी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम चाहो तो सैयद साहब को मेरा जुर्म बताकर मुझे सजा दिलवा सकते हो। मैंने जुनाशी का जवाब पढ़कर कहा, नहीं, मैं ना सैयद साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा और ना ही तुम्हें कोई सजा दिलवाऊंगा। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है तो दोस्त का ही सलूक करूंगा। बस मुझे दुख इस बात का है कि सम्मो मुझसे बदजन हो गई है, मगर खैर मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। बात दरअसल ये थी कि मैं जुनाशी को नाराज करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी छिछोरी हरकत को मुझे नजरअंदाज करना पड़ा। अलबत्ता सम्मो की नाराजगी मेरे लिए तकलीफ दे थी। कई दिनों तक वो मेरे करीब नहीं आई, मुझे देखकर कतरा कर निकल रही थी। लेकिन एक दिन बिल्कुल आमना सामना हो गया तो भाग नहीं सकी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, सम्मो, गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई, मुआफ कर दो ना। वो खिलाफ तवक्को खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, गलती मेरी भी थी कि मैं तुम्हें इंसान नहीं जिन भूत समझ बैठी थी, मगर मुझे पता चल गया है कि तुम ऐसी कोई चीज नहीं हो, इंसान हो, ऐसे कि कल तुमको देखकर मैं कतरा कर निकल गई। तुम सैयद साहब के हुजरे की तरफ चले गए और मैं महज तुमसे भागने की नीयत से नीम तले चली गई। जरा देर बाद मुझे कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आया। उठाकर देखा तो लिखा था, सम्मो, तुम्हारा मुजरिम निजामुद्दीन नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने आप को छुपाने के लिए निजामुद्दीन का रूप धार कर उसकी एक झलक तुम्हें दिखा दी। तुम कहोगी कि फिर तुम कौन हो? तुम्हें अपने बारे में खुद किसी को कुछ नहीं बता सकता। बस तुमसे गुजारिश है कि निजामुद्दीन को माफ कर दो। मैं उस कागज पर लिखी बातों के बारे में सोच ही रही थी कि इसका लिखने वाला कौन है कि मेरे करीब ही एक कुर्सी और एक मेज रखी नजर आई। मेज पर ठंडा ठार लस्सी का ग्लास रखा नजर आया। ग्लास के पास एक पर्ची पर लिखा था, इसे पीकर गुस्सा ठंडा कर लो। मैंने ग्लास उठाकर मजे मजे से पीना शुरू कर दिया। लस्सी पीकर ग्लास रखते हुए बोली, लो, गुस्सा तो ठंडा कर लिया। अगले लम्हे गिलास वहां से गायब था और गेंदे के फूलों का एक हार रखा था। मैंने हार उठा लिया और वहां से भागी। इतना कहकर सम्मो रुकी और फिर बोली, इस तरह मुझे पता चला कि मेरे मुजरिम तुम नहीं, वो है। मगर शहरी बाबू, वो आखिर है कौन? मुझे हर तरह का इत्मीनान हो गया है कि तुम इंसान हो, सचमुच के इंसान। मगर मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसके बारे में जरूर जानते हो, जो नजर नहीं आता है मगर होता जरूर है। मुझे ये मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि सम्मो का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया है। अब मुझे शरारत सूझी कि इसे तंग किया जाए। सच सच बता दूं वो कौन है? लो, मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे झूठ झूठ बताओ। भला सच ही जानने के लिए तो कह रही हूँ। तो सच ये है सम्मो जी कि वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यानी हाजिर भी मैं और गायब भी मैं। मेरा मतलब है वो कोई जिन भूत है और वो जिन भूत तुम्हारे सामने खड़ा है। शहरी बाबू, मैं इतनी भी देहातन और गवार और जाहिल नहीं हूँ। मुझे चकमा ना दो। अगर तुम जिन हो तो फौरन से गायब होकर दिखाओ। अब मुझे सरेंडर होना ही पड़ा। अगर तुम मुझे जिनभूत तस्लीम नहीं करती तो चलो, मैं इंसान ही सही, तो क्या इंसान होने की वजह से तुमसे माफी नहीं मांग सकता? और अब तो तुमने मुझे माफ भी कर दिया है। हाँ, माफ तो कर दिया है, उसने बड़े ही महबूबाना अंदाज में कहा और साथ ही कहा, लेकिन पक्की माफी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मुझे बिल्कुल सच सच बताओगे उसके बारे में, जो खुद के बारे में कहता है कि मैं सच नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। अब मैं संजीदा हो गया।
वो हकीकी मायनों में एक जिन है जो उस नीम के पेड़ पर रहता है। अरे बाप रे बाप, जिन! वो एकदम सहम गई। जिन के तो नाम से ही मेरी जान निकलती है। अगर वो तुम पर सवार होगा ना तुम पर आशिक होगा, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। इस यकीन की वजह, वो कोई आजाद जिन नहीं, गुलाम जिन है। उस नीम के पेड़ पर कैद किया हुआ जिन। किसने गुलाम बना लिया उसे? सैयद साहब ने तो नहीं? हाँ, सैयद साहब का ही गुलाम जिन है। मगर देखो, ये बातें तुम किसी को बताओ कि नहीं, वरना सैयद साहब तुम्हें सम्मो से समोसा बना देंगे। और फिर मैं कह के लगाने लगा। तो सम्मो बोली, मेरी माँ बताती है इस बस्ती में एक लड़की पर एक जिन आशिक हो गया था, किस तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सैयद साहब ने अपने इल्म के जोर से उस जिन को भगा दिया। वो जरा रुकी, फिर बोली, शायद ये वही जिन है जिसको गुलाम बनाकर उन्होंने इस नीम के पेड़ पर कैद कर दिया है। ये तो मैं नहीं जानता कि ये वो जिन है या कोई और जिन, मगर ये जरूर जानता हूँ कि ये जादुई चिराग के जिन की तरह हर ख्वाहिश की तकमील कर सकता है। तुम्हें तो खुद भी इसका अंदाजा हो चुका होगा। वो हाँ, मुझे तो अच्छी तरह अंदाजा है, मगर है बड़ा आशिक मिजाज। हो सकता है ये वही जिन है जो इस गांव की लड़की पर आशिक हुआ था। हाँ, उसकी आशिक मिजाजी का तो मुझे भी अंदाजा हो गया है। पहले वो तुम्हें छूकर हाथ लगाकर अपने दिल की भड़ास निकालता था, और फिर एक दिन तुम्हें उठाकर दरख्त की शाखों पर ले गया और अपना जुर्म तुम पर साबित करने की कोशिश करता रहा। बड़ा ही कमीना है। अरे ऐसा ना कहो उसे, मैंने एकदम सम्मो को टोका। क्यों, क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार है जो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं सम्मो, बात दरअसल ये है कि उससे मेरी दोस्ती हो गई है और इस दोस्ती का ठीक ठाक फायदा उठा रहा हूँ और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहा हूँ। मैंने सम्मो की तरफ मायनी खेज निगाहों से देखते हुए कहा। हाँ, और वो भी तुम्हारे ही दोस्तों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, सम्मो ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मेरी तरफ से सम्मो का दिल बिल्कुल साफ हो गया था। हम पहले की तरह मिलने जुलने और हंसने बोलने लगे, मगर इस बात का ख्याल जरूर रखते थे कि ये गांव देहात है, कहीं हमारी मासूम दोस्ती को कोई गलत मायने ना दे। दूसरी तरफ सम्मो अब अकेले कभी नीम के नीचे नहीं जाती थी। जब भी जाती थी मेरे ही साथ जाती और मैं अपने जिन दोस्त के जरिए उसकी खूब खातर मदारात करता था। ऐसे ही एक मौके पर सैयद साहब ने एक दिन हम दोनों को नीम के नीचे देख लिया, लेकिन इस तरह देखा कि हमने उन्हें नहीं देखा। अगले रोज उन्होंने सम्मो के बाप को बुलाकर कहा कि तुम अपनी लड़की को कब तक घर बिठाए रखोगे? गरीब हारी ने हाथ जोड़कर कहा, आप जब कहें, जहां कहें, जिससे कहें, मैं इसकी शादी करवा दूंगा। सैयद साहब जी, आपकी नज़र में कोई मुनासिब लड़का है तो मुझे बता दें। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सैयद साहब ने हारी से कहा कि मुझसे पूछने से पहले तुम बताओ, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है तो इसके बाद जो कुछ करना होगा हम खुद ही कर देंगे। सैयद साहब ने फिर ऐसा ही किया। सम्मो के बाप ने अपने ही जैसे एक हारी के बेटे की तरफ इशारा किया और सैयद साहब ने उसके साथ सम्मो का निकाह पढ़वा कर उसकी डोली उठवा दी। सैयद साहब के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो गरीब और मुस्तहिक लोगों की खुशी और गमी में हमेशा उनका साथ देते थे। इस ज़िम्न में सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि जनाशी का मूड मिजाज एकदम खराब हो गया और वो एक तरह से बगावत पर उतर आया। सैयद साहब उसे बुलाते तो आता नहीं था, आना तो उनकी बात नहीं सुनना, अपने गुस्से का इजहार तोड़ फोड़ की सूरत में करता। जनाशी, आखिर तुझे हुआ क्या है? सैयद साहब ने उससे पूछ लिया, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब, कोई इशारा नहीं मिला। जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ कि सैयद साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। अगर चाहते तो उस गुलाम जिन के छक्के छुड़ा कर रख देते, लेकिन उन्होंने अपनी खफगी और नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपने मुवक्किलों की मदद से ये मालूम करने की कोशिश की कि जनाशी क्यों इतना नाराज है। मुवक्किलों ने उसे बताया कि इस सम्मो की शादी हो चुकी है, इसी वजह से नाराज है। मगर सम्मो की शादी का उससे क्या ताल्लुक? मुझे तो निजामुद्दीन की फिक्र थी कि कहीं उसकी शादी का वो कोई असर ना ले, मगर वो तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। जबकि जनाशी, दरअसल वो सम्मो से इश्क फरमाने लगा था, मुवक्किलों ने बताया, जिस पर सैयद साहब खूब हंसे और उसके बाद उन्होंने कहा, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है, अभी तक इसके दिमाग से इश्क का खन्नास नहीं गया। इसी इश्क के चक्कर में नीम का कैदी बना हुआ है। चूँकि ताया जी बड़ा हमदर्द दिल रखते थे, इसीलिए गुलाम जिन की ज्यादती के बाद भी उसकी बेहतरी के लिए ही सोचते रहे। आखिर उन्होंने अपने इल्म के जोर से जनाशी के बाप जिन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हारा बेटा लापता तो नहीं है?
कहीं गुम तो नहीं हो गया? जी हाँ, एक बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी नालायकी ने उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया होगा। तो सैयद साहब बोले, वो मेरे पास है, मैंने उसे गुलाम बना रखा है। फिर उसकी नालायकी की रुदात सुनाकर कहा, वो हमारे इलाके की लड़की थी, मुझे इस आशिक जिन से लड़की को निजात दिलानी पड़ी और इसे कैदी बनाकर रखना पड़ा। आपने जो कुछ किया, आपको उसका हक हासिल है। जिनाशी के बाप ने कहा, अब ये इरशाद फरमाइए मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरे भाई कि तुम इस नालायक जिनजादे को ले जाओ और उसे जंजीर में जकड़ कर रखो। जंजीर से मेरा मतलब है इसकी शादी किसी खूबसूरत जिनजादी से करो, वरना ये इसी तरह इश्क फरमाते रहेंगे और आवारगी करते रहेंगे। मुझे इन बातों का इल्म बहुत दिन बाद हुआ। मैं कई बार नींद तले गया और जिनाशी को मुखातिब किया तो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला, जिस पर एक दिन मैंने सैयद साहब से पूछा, जिनाशी कहाँ है, किस हाल में है? सैयद साहब मुस्कुराए और बोले, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या मतलब? क्या वो आपकी गुलामी की जंजीर तोड़कर भाग गया? अब उन्होंने उसकी आज़ादी की सारी कहानी सुना दी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ साहबजादे, अब तुम भी शराफत से लाहौर से धार जाओ, वरना मैं तुम्हें भी नीम का कैदी बना दूंगा। मुझे क्यों ताया जी? जो हमारे इलाके की लड़कियों पर आशिक होने की कोशिश करता है ना, हम उसके साथ यही सलूक करते हैं जो जिनाशी के साथ किया। और फिर मैं मुस्कुराने लगा और तौबा इस्तग़फ़ार कह के अगले ही दिन लाहौर के लिए रवाना हो गया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। शुक्रिया।